घटनाओं को अंजाम देकर फिल्मी अंदाज में फरार हो जाते हैं। आपको बता दें कि 10 जून को बिहार में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के घर के पास एचडीएफसी बैंक से 1.19 करोड़ की लूट को अंजाम देकर अपराधियों ने सनसनी फैला दी थी। इस कांड के बाद वैशाली पुलिस के अफसरों समेत तिरहुत रेंज के आईजी गणेश कुमार भी मौके पर मौजूद थे। बड़ी लूट की वारदात से पुलिस की जबरदस्त किरकिरी हुई थी, लेकिन जिले के पुलिस ने इसे चुनौती की तरह लिया और एक हफ्ते में रिजल्ट दे दिया। गुरुवार को पुलिस ने लूट की रकम के साथ लुटेरों को मीडिया के सामने पेश कर दिया है। पुलिस के मुताबिक एचडीएफसी बैंक से लुटेरों ने 1.19 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से 88,67,000 रुपए बरामद किए हैं। तो आपको बता दें कि राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अब अपराधियों के सामने लॉ एंड ऑर्डर घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक से हुई लूट का पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। जिस तरीके से पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन 9 लोगों के साथ पूछताछ लगातार जारी है, तो राज्य में कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि अपराधियों को बिल्कुल भी अब शासन और प्रशासन का खौफ नहीं है। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फिल्मी अंदाज में फरार हो जाते हैं। आपको बता दें कि 10 जून को बिहार में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के घर के पास एचडीएफसी बैंक में से लूट की अंजाम दिया गया था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, जिस तरीके से राज्य में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब ये देखा जा रहा है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर है वो अपराधियों के सामने घुटना टेकती हुई नजर आ रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जो एचडीएफसी बैंक में हुई लूट का पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है, ये पूरा मामला क्या था? 10 जून को बैंक में वैशाली हाजीपुर के एचडीएफसी बैंक में 1.19 करोड़ की लूट हुई थी। उसके बाद पूरे पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल उठने लगा था कि बैंक अपराधी जो है जो छोटी मोटी घटनाएं, छोटी मोटी रोड रॉबरी करते थे, अब वो सीधे बैंकों पे हाथ डालते हैं, रकम लूटते हैं और निकल जाते हैं और पुलिस को भनक देने लगती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस के सामने, क्योंकि सिर्फ हाजीपुर के एचडीएफसी बैंक की लूट की घटना नहीं थी। उससे पहले समस्तीपुर में 2 बैंकों में भी, एक स्टेट बैंक में और केनरा बैंक में 2 बैंकों में भी लूट हुई थी और बड़े आराम से अपराधी घटना को अंजाम दिया था, पैसे उठाए और निकल लिए और कहीं पर कोई सुराग नहीं लगा। सीसीटीवी जरूर कुछ फुटेज मिली थी। उसके बाद पुलिस महकमे पर काफी सवाल उठने लगे थे, पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन पुलिस ने भी तमाम चीजों को खंगाला, चुकी मामला चैलेंजिंग था और मुख्यालय स्तर से, यानी डीजीपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, एडीजी लैंड और लॉ एंड ऑर्डर भी इस बात को पूरी तरह से देख रहे थे। मुख्यालय स्तर से नजर रखी जा रही थी और एक मुख्यालय स्तर से एक एसआईटी बनाई गई थी जो संबंधित जिले हैं जहां जहां पर लूट की वारदात हुई है और उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट वहां के पुलिस अधिकारियों को उस पर लगाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे रखा गया तमाम चीजों को, सीसीटीवी की फोरेंसिक फुटेज की फोरेंसिक जांच की गई और ये देखा गया कि अपराधियों ने किस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया है। तो देखिए, महत्वपूर्ण है कि बैंक लूट हुई है, ये पुलिस के सामने चैलेंज था, लेकिन नियाज महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस ने लगभग 1 महीने के अंदर, यानी 1 महीने का समय था, 1 महीने 10 दिन का, 1.5 महीने के अंदर पुलिस ने मामले को डिटेक्ट भी किया है और एक बड़ी लूटी हुई रकम, लगभग 93 लाख की रकम बरामद भी कर ली है 1,19,000 में। और उसके अलावा उस रकम में से कुछ रकम उसकी भी है जो समस्तीपुर के 2 बैंकों में लूट की गई थी। जी। पुलिस ने, सबसे महत्वपूर्ण है कि पुलिस को जो देखिए, किसी भी केस का प्रॉपर डिटेक्शन अगर होता है तो अपराध रुकता है। पुलिस ने अगर पैसे बरामद किए हैं तो निश्चित रूप से वो सही केस का डिटेक्शन है, सही लाइन में इन्वेस्टिगेशन थी, क्योंकि पैसे 93 लाख रुपया मिलना कहीं ना कहीं पुलिस की जांच भी सही दिशा में थी और जो गिरफ्तार किए गए 9 लोग हैं वो भी सही दिशा में पकड़े गए हैं। पूरी पुलिसिंग जांच, पूरी जाल बिछाई गई थी। फॉरेंसिक जो वीडियोग्राफ, सीसीटीवी फुटेज मिले थे, वीडियोज मिले थे
उनकी फॉरेंसिक टेस्ट की गई है और तमाम एक्टिविटी को वाद किया गया कि तीनों बैंक लूट में क्या समानता है जी। क्योंकि समस्तीपुर पुलिस को पहले से कुछ लिंक मिल चुके थे, जिसमें एक अपराधी को मुजफ्फरपुर में होने की बात थी और जेल के अंदर, यानी जेल के अंदर एक तमाम गैंग बना था और पूरा कैसे काम करना है ये तय किया गया था। तो समस्तीपुर के मामले में जो कुछ लिंक मिला था, वैशाली पुलिस ने, हाजीपुर पुलिस ने उसी को फॉलो किया और देखा कि जो कार्यशैली है, जो अपराध करने का तरीका है और उसके बाद स्टेप कर जाने का तरीका है, वो लगभग सेम था, यानी मोड ऑफ ऑपरेंडिस एकदम सेम थी और पुलिस ने उसी लिंक पे काम किया और तमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस को यूज किया, तमाम कॉल डिटेल्स और बैंक के आसपास कौन से मोबाइल एक्टिव थे या फिर समस्तीपुर में और हाजीपुर की लूट में क्या क्या समानताएं थी, तमाम कड़ियों को जब मिलाया तो कई अपराधी गिरफ्त में आए हैं और उसके बाद पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 2 महिलाएं भी कहीं ना कहीं संलिप्त थी इस पूरे मामले में। पैसा छुपाने में हो सकता है उनकी संलिप्तता रही हो। तो पुलिस ने कल भी एक रकम बरामद की है, लगभग 19 लाख के करीब रकम बरामद की है खेत से, जो पॉलिथीन में करके रखी गई थी। तो अभी तक पुलिस ने उस पूरे मामले में, यानी जितनी लूट की कांड हुई थी, उसमें 93 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और नियाज महत्वपूर्ण है कि 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो इसमें जो कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड थे वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो इसको पुलिस की एक बड़ी सफलता कहेंगे, क्योंकि पुलिस का जो छवि, बैंक लूट एक बड़ी घटना होती है। देखिए, बैंक लूट का मतलब होता है कि आप जो सबसे सुरक्षित जगह है पैसा रखने की, या जो लोग मानते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित है, हमारी चीजें सुरक्षित है और वहाँ अच्छी सिक्योरिटी होती है, अगर वहां से लूट होने लगे तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है शासन प्रशासन के लिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने थोड़े से अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की है। बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन भी हुआ है, पुलिस ने सही दिशा में काम किया है। यही कारण है कि पैसे भी बरामद हुए, बड़ी रकम लगभग 93 लाख रुपए बरामद हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रॉपर डिटेक्शन हुआ है, 9 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जिसमें मास्टरमाइंड भी शामिल है। जी शशांक जी, पुलिस को कहीं ना कहीं कामयाबी तो मिली है, 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये बैंक जो है सबसे सुरक्षित जगह होती है, लोग अपनी गाढ़ी कमाई वहाँ पे जमा करते हैं और वो यही सोच करके करते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल हमारे पैसे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ऐसे सुरक्षित जगहों पर अगर अपराधी पहुँच जाते हैं, लुटेरे पहुँच जाते हैं और लूट की घटना को अंजाम देते हैं, हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे मामले ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ लुटेरों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो इस तरीके से अगर राज्य में कानून व्यवस्था की बात करें तो ये लगातार चरमराई हुई नजर आ रही है, चाहे वो अपराध की बात की जाए, चाहे वो लूट की घटना की बात की जाए, चाहे शराबबंदी का मामला भी लगातार उठता रहा है। तो आखिर सरकार जो है, आखिर प्रशासन जो है, क्यों नहीं इन ऐसे तमाम घटनाओं के ऊपर, आपराधिक घटनाओं के ऊपर, अगर हम जिक्र करें अभी फिलहाल में ही बीजेपी के एक नेता है, उनकी हत्या कर दी गई गोली मार करके उनके घर के सामने ही, तो ऐसे तमाम आपराधिक घटनाएं हैं जो लगातार घटती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन प्रशासन जो है वह चुप्पी साधे हुआ है, उसके ऊपर आखिर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है? देखिए, बिहार में निश्चित रूप से अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और अपराधियों को कहीं ना कहीं जो सत्ता का खौफ था, जो शासन का खौफ था, प्रशासन का खौफ था, उसमें कमी आई है। कहीं ना कहीं 2000 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि आप बता दें आपको कि 2015 तक, 2005 से लेकर 2015 का जो 10 सालों का काम समय रहा है, उसमें कानून व्यवस्था काफी हद तक सुधार दी गई थी। लेकिन 15 के बाद फिर से 2-3 सालों में तेजी से अपराध बढ़ा और अपराध अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल एंगल से भी देखा जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से अपराध बढ़ना पुलिस और शासन के लिए चुनौती होती है और इसमें कोई राजनीतिक एंगल नहीं होता है। अपराधी होता है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उस आपराधिक प्रवृत्ति को खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है न्याय, अगर जो लोग क्राइम की बात करते हैं, क्राइम तभी रुकता है जब आप केसों का, यानी जो अपराध हो रहे हैं, देखिए अपराध होंगे, सरकारों का कहना है कि अपराध होंगे, अपराध द्वापर युग में होते आए हैं, त्रेता युग में होते आए, तो अभी क्यों नहीं होंगे? निश्चित रूप से अपराध होंगे, लेकिन अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़े, अपराधियों का मनोबल टूटे तो अपराध कम होता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो भी अपराध हुआ है उस अपराध का प्रॉपर डिटेक्शन हो और प्रॉपर सजा हो। यानी जब तक अपराध में प्रॉपर डिटेक्शन नहीं होता है, मान लीजिए बैंक लूट हुई थी, अगर ये कोई छोटी मोटी लूट होती तो कोई दूसरा व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके केस को साबित कर देती, केस क्लोज हो गया है। लेकिन जब तक प्रॉपर डिटेक्शन नहीं होता है, यानी सही अपराधी गिरफ्तार हो जाएंगे और उस सलाखों के पीछे जाएंगे और फिर कन्विक्शन होगा, उनको सजा होगी। सजा दिलाने के लिए सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं और जो पहले और कड़े कदम उठाए गए थे कि अपराधी को सजा कैसे मिले, और सजा अगर नहीं मिलती है, अगर वो बेल पे आते हैं तो
फिर उनको कैसे जेल के पीछे भेजा जाए, उनकी बेल कैसे रद्द की जाए, जमानत कैसे रद्द की जाए, जो दुर्दांत अपराधी हैं। इन तमाम चीजों का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स होता है सरकार का, तो प्रॉपर डिटेक्शन कहीं ना कहीं चीजों को रोकता है। अब एक फर्क कीजिए कि जो बैंक रॉबरी हुई थी, 3 बैंकों में उन्होंने रॉबरी की थी, समस्तीपुर के 2 बैंक में और एचडीएफसी में एक बड़े हाथ मारा था उन्होंने, लगभग 1,19,000 या 17,000 करीब, 17 लाख करीब, 1 करोड़। तो ऐसे में अगर ये सफल हो जाते और पकड़े ना जाते तो ये कितनी घटनाओं को अंजाम देते। तो अगर एक प्रॉपर डिटेक्शन ने पैसा भी बरामद किया करीब 93 लाख रुपए और अपराधी भी पकड़े गए, नहीं पूरा एक गैंग का पर्दाफाश होगा, तो आप सोच सकते हैं कि अब अगल बगल के इलाकों में जो बैंक डकैती का खौफ था वो रुक जाएगा कुछ दिन, क्योंकि ये टीम अब टूट चुकी है और नई टीम बनने में समय लगेगा। और जैसे जैसे प्रॉपर डिटेक्शन होते जाएंगे, नहीं डिटेक्शन होते जाएंगे और इनको कनेक्शन होते जाएगा। बिल्कुल शशांक जी, तो इस तरीके से अगर आपराधिक घटनाओं को रोकना है तो सरकार को, प्रशासन को प्रॉपर डिटेक्शन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इन अपराधियों का जो चेन बना हुआ है उसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी चर्चा के लिए। वहीं सीआईएससी और सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 31 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। यह जानकारी दोनों बोर्ड ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को दी है। इससे पहले सीबीएसई की 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी। इसमें बोर्ड रिजल्ट जारी करने के फॉर्मूले के बारे में बताया। कोर्ट ने सीआईएससी और सीबीएसई के मूल्यांकन योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों के आधार पर 30-30-40 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। बोर्ड के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड के अंकों को फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। हालांकि सीबीएसई ने कहा कि वह विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन के लिए पिछले 6 कक्षाओं के प्रदर्शन पर विचार कर रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, सीआईएससी और सीबीएसई की 12वीं का बोर्ड का रिजल्ट 31 जुलाई तक जारी किया जाएगा, तो इसको लेकर के क्या कुछ फॉर्मूला तय किया गया है? काफी अहम रहा 10वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं 12वीं के मूल्यांकन के आधारों के बारे में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के अधिकारियों से जवाब तलब किया था। इसके लिए कल जो फार्मूला पेश किया गया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस फार्मूले पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है और वो अहेड का निर्देश दे दिया है। 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं में 10वीं के बोर्ड में प्राप्त अंकों को 30%, 11वीं में के प्राप्त अंकों को 30% और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम्स में या हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो उन्हें प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं उसका 40% उन्हें वेटेज दिया जाएगा। और इस आधार पर 12वीं के बच्चों का मूल्यांकन होगा, जो कि 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। वहीं 10वीं बोर्ड के बच्चों की अगर बात करें तो 10वीं बोर्ड के नतीजे 20 जुलाई तक आने की संभावना है, जैसा कि सीबीएसई और आईसीएसई के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में बताया है। 10वीं क्लास के बच्चों के भी पिछले 3 साल के एग्जाम्स को आधार मानकर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि पिछले मूल्यांकन को के साथ साथ इंटरनल असेसमेंट और स्कूल की तरफ से जो फीडबैक दिए जाएंगे उसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी तरफ अगर हम जैक बोर्ड की बात कर लें तो जैक बोर्ड ने भी कल अपनी जो मूल्यांकन नीति है उसे विभाग को सौंप दिया है और विभाग अब इस पर निर्णय लेते हुए इसे आगे जारी करेगी। जैक बोर्ड की अगर बात कर लें तो जैक बोर्ड में बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा है कि जिन 5 विषयों की परीक्षा होती है उन 5 विषयों में जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं 20-20 नंबरों के, उन प्रैक्टिकल एग्जाम्स में इंटरनल असेसमेंट की जरूरत नहीं होगी। और जिन विषयों में प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होते हैं उसमें 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट होंगे, जो स्कूल के द्वारा तय किए जाएंगे और स्कूल के मुताबिक ही उन्हें वह मार्क्स प्राप्त दिए जाएंगे। और साथ ही साथ 5 विषयों में जो 5वां विषय है उसमें 33% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। और इन केस एक 6ठे अतिरिक्त विषय के साथ कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा में अपीयर कर रहा है तो वह अतिरिक्त विषय के साथ भी यही
जो नियम है लागू रहेंगे। तो कुल मिलाकर तमाम बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई और जैक, इन तीनों बोर्डों ने कल अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब इस आधार पर छात्रों का मूल्यांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। नियाज जी कुंदन जी, जिस तरह बोर्ड के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंजूरी दी। तो उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया बोर्ड की तरफ से? देखिए, रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा था कि ये मूल्यांकन का आधार क्या होगा और किन आधार पर मूल्यांकन किए जाएंगे। साथ ही साथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के अधिकारियों से यह भी पूछा गया था कि जो राज्य बोर्ड है उनके किस आधार पर उनके यहाँ मूल्यांकन किया जाएगा। तो वहां पर एक स्थिति स्पष्ट करते हुए अधिकारियों ने बताया कि 18 राज्यों ने अपने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। 6 राज्यों में परीक्षाएं हो चुकी हैं। इन राज्यों में परीक्षाओं को आयोजित किया जा चुका है और बाकी के 6 राज्य हैं। इन राज्यों की स्थिति में सोमवार को सुनवाई होनी है। जिन 6 राज्यों की स्थिति को लेकर सुनवाई होनी है उसमें असम, त्रिपुरा, पंजाब, केरल और आंध्र प्रदेश यह राज्य हैं जिन राज्यों में के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए सोमवार को सुनवाई होनी है। और 12वीं के लिए अलग इवैल्यूएशन प्लान है, 10वीं के लिए इवैल्यूएशन प्लान को अलग बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों कक्षाओं के इवैल्यूएशन प्लान को देखकर उन्हें समझकर गो अहेड का निर्देश दे दिया है। और अब माना जा रहा है कि सीबीएसई, आईसीएसई इसी आधार पर मूल्यांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और 30 जुलाई तक 10वीं के नतीजे और 31 जुलाई तक 12वीं के नतीजे आने की संभावना जताई जा रही है। जी कुंदन जी, लेकिन ये 10वीं और 11वीं 12वीं क्लास के जो मूल्यांकन का फॉर्मूला है वो तीनों के क्लासेस का एक ही फॉर्मूला है या फिर तीनों में कुछ आधारभूत अंतर भी है? देखिए, 10वीं और 12वीं के नतीजों के बारे में सीबीएसई और आईसीएसई ने हलफनामा दायर किया है। 10वीं के नतीजों का आधार पिछले कक्षाओं के आधार पर होगा, जिसमें 8वीं, 9वीं और 10वीं के प्री बोर्ड के नतीजों को आधार बनाया जाएगा। 12वीं के नतीजों के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं के नतीजों को आधार बनाया जाएगा। 12वीं के नतीजों को प्राप्त करने के लिए 10वीं के में जो मार्क्स प्राप्त किए हैं छात्र ने उसका 30% उसे वेट दिया जाएगा। 11वीं के प्राप्त मार्क्स को 30% दिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड या हाफ ईयरली में छात्र ने जो नंबर प्राप्त किए होंगे उसको 40% उसकी मान्यता होगी और इस आधार पर यह मार्क्स उन्हें दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स या इंटरनल असेसमेंट में स्कूल की तरफ से जो भी रिकमेंडेशन बोर्ड को भेजा जाएगा उस रिकमेंडेशन को बोर्ड मानेगा और उस आधार पर उन नंबरों को उन विषयों के साथ जोड़ दिया जाएगा। चूंकि 12वीं में प्रैक्टिकल एग्जाम्स ज्यादा विषयों में होते हैं, 10वीं में उतने ज्यादा विषयों में प्रैक्टिकल एग्जाम्स आयोजित नहीं किए जाते हैं, तो वहां पर इंटरनल असेसमेंट को आधार माना जाएगा और स्कूल के इंटरनल असेसमेंट को देखते हुए ही उन नंबरों को उन विषयों के साथ जोड़कर उनके नतीजों को प्रकाशित किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।